तो सभी को नमस्कार, स्वागत है। मैं सुमित शुक्ला हूं और आप सभी हमें देख रहे हैं केजीएस पर, यानी कि खान ग्लोबल स्टडीज के एप्लीकेशन मंच पर। और यह कार्यक्रम है एनसीईआरटी विज्ञान, यानी कि साइंस एनसीईआरटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जिस मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है मुख्य तौर पर सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु, यानी कि कब फ्रेंड्स होंगे और कब फॉइज, यानी कि कभी हमें पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और कभी हमें नेगेटिव रिजल्ट देंगे। कई मायने में सूक्ष्म जीव हमारे लिए अच्छे होते हैं और कई मायने में सूक्ष्म जीव हमारे लिए बुरे भी होते हैं, है ना। तो बुरे कब हैं और अच्छे कब हैं, इन सभी पहलुओं पर बातचीत करते हैं। और बातचीत का सिलसिला यह है कि एक मैं आपको बहुत ही स्पष्ट बात बता दूं कि आप में से बहुत से लोगों ने दिल्ली के कॉल सेंटर पर फ़ोन करके ये कहा है कि यह कार्यक्रम अंग्रेजी में नहीं चल रहा है। तो मैं फिर से क्लियर कर दूं कि अगर मैं पूरी तरह से अंग्रेजी में पढ़ाया तो फिर हिंदी वालों को मुश्किल आएगी। तो फिर ये मत कहना हिंदी वालों कि मुझे दिक्कत आ रही है। दूसरी बड़ी बात कि मैं पूर्णतः कोशिश कर रहा हूँ कि ये बाइलिंगुअल कार्यक्रम बना रहे, है ना। तो और मुझे नहीं लगता कि कोई अंग्रेजी में पढ़ना चाहता है तो पॉइंट्स नोट नहीं कर पाएगा या उसे समझ नहीं पाएगा या लिख नहीं पाएगा। तो ये बात केवल और केवल मुझे लगता है कि दो चार छः लोगों की समस्या है, और वो समस्या बहुत गंभीर मेरे हिसाब से नहीं है ना। और मैं जो प्रयास कर रहा हूँ काफ़ी ईमानदार और सकारात्मक है। अगर इस प्रयास के बावजूद आपको लगता है कि मुश्किल है तो फिर बताना, तो कोई विकल्प निकालेंगे, है ना। कुछ व्यवस्था बनाएंगे भाई, विकल्प निकाला जाएगा आपके लिए। बाकी हमारा जो प्रयास है वो दोनों अ, भाषा छात्रों के लिए है। आप ये मान के चलना कि हमारे पास हिंदी के भी छात्र हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हिंदी के छात्र नहीं हैं। और आप देखते हैं तो मैं दोनों स्लाइड में, किसी भी स्लाइड में दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मुझे बेहद आवश्यकता है कि दोनों छात्र इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझें। समझाते समय या लिखाते समय या बताते समय भी मैं प्रायः प्रयास करता हूँ कि अंग्रेजी शब्दावलियों का भी इस्तेमाल किया जाए। इसके बावजूद अगर आपको मुश्किल आ रही है तो मुझे लगता है कि मुश्किल लाना ही आपकी व्यक्तिगत व्यवस्था है, समझना आपकी व्यक्तिगत व्यवस्था नहीं है। तो ध्यान रखिए, केवल पढ़ाई पर ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। बाकी आपके इस तरह के कहने का कोई खास तात्पर्य निकल नहीं पाएगा, क्योंकि जो मैं निर्धारित करूंगा वही कुछ होगा। और निर्धारण यही है कि हिंदी और अंग्रेजी जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा ही पढ़िए। कई बार आप ज़्यादा समझ विकसित करने की कोशिश कर देते हैं और भरोसा नहीं कायम कर पाते हैं। और ये जो कहते हैं ना, ओवर थिंकिंग जो ब्रेन की चलती है बड़ी खतरनाक होती है। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आपको मैं समझाऊं भी कि आप इसी तरह से पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि सर डेली हम सबको प्रश्न भी दिया करें। हाँ, थोड़ा धैर्य रखो, हम सारी व्यवस्थाओं पे आएंगे। अभी जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुआ है पढ़ते हुए, है ना। इसी 4 दिन में हम आपको वैज्ञानिक बना दें, ऐसा संभव नहीं हो सकता ना। तो थोड़ा आप मान के चलो कि धैर्य के साथ पढ़िए। मुझे दिल्ली से कॉल आया आज कि सर इस तरह के फ़ोन आए कि इसमें बिल्कुल अंग्रेजी जैसा, अंग्रेजी का इंग्लिश का ई भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है इस क्लास में। अब आपके सामने ही मैं खड़ा हूँ, और ज़रा बताना कि क्या इस क्लास में अंग्रेजी का इंग्लिश का ई इस्तेमाल नहीं होता, या पीछे जो मेरे बोर्ड पर लगा हुआ पीपीटी है या मेरे द्वारा समझाई वाली बातें हैं, क्या इसमें अंग्रेजी के ई अक्षर का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऐसे जो छात्र हैं वो थोड़ा सा सावधान हो जाएं। इससे एक तरीके से उन सभी छात्रों के जीवन में मुश्किल आएगा। जुम्मा जुम्मा 8 दिन होता, मैंने उसे 4 कर दिया, है ना। उन सभी छात्रों को नुकसान होगा। तो ये ध्यान रखें कि उनका नुकसान ना होने पाए, है ना। नहीं तो मुझे छोटा सा निर्णय लेना है, मुझे निर्णय ज़्यादा बड़ा लेना नहीं है। एक छोटा सा निर्णय लेना है और उस निर्णय से फिर आप सभी का मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं फिर से दावा और वादा दोनों कर रहा हूँ कि किसी भी तरह से ये पूरी इंग्लिश माध्यम की बैच नहीं है ना। जो इंग्लिश मीडियम, परफेक्ट इंग्लिश मीडियम बैच होती है वो प्रॉपर इंग्लिश में ही बात होती है। अगर मैं हिंदी नहीं बोलूंगा तो जो हमारे हिंदी के छात्र हैं वो इसे समझ नहीं पाएंगे। ये बाइलिंगुअल होती है, और बाइलिंगुअल बैच जो होती है उसमें समझाया हिंदी में जाता है, लिखाया हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जाता है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि दोबारा ऐसा कोई फोन हमारे पास ना आने पाए, नहीं तो मुझे छोटा सा निर्णय लेना होगा बस, है ना। चलिए शुरुआत की जाए। तो
आगे जो जिस मुद्दे की तरफ हम रुख कर रहे हैं, वो आज का जो टॉपिक है उसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है कि व्हाट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं। इन पर कल हमने चर्चा कर ली थी, और क्लासिफिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर भी हमने चर्चा कर ली थी, और आपने देखा था कि वास्तव में हमारे आसपास ढेर सारे सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। कौन कौन से हैं? तो जवाब होगा कि भाई हमने वायरस को देखा था, यानी कि विषाणु के बारे में, और हमने बैक्टीरिया के बारे में समझा था, यानी कि जीवाणुओं के बारे में, और हमने फंगस के बारे में भी देखा था, यानी कि कवकों के बारे में, और हमने प्रोटोजोआ को भी समझा था कि एग्जैक्टली प्रोटोजोआ भी इसमें होते हैं। और ऐसे ही ढेर सारे सूक्ष्म जीव हमारे पास थे जो हमें या तो पॉजिटिव दृष्टिकोण दे रहे थे या तो हमें वो बीमार कर रहे थे, यानी कि नेगेटिव, एक तरीके से पॉइज जैसी कोई बात थी, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो चलिए आइए इन पर नजर डालते हैं, एक एक करके देखते हैं। कल मैंने ये पूरी स्टोरी आपको समझाई थी कि कैसे हमें ये सूक्ष्म जीव नुकसान पहुंचाते हैं और क्या एनसीईआरटी की आवश्यकता होती है। मुझे ये सब स्टोरी पढ़ाने, इस तरह की कहानी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आऊं सीधे तौर पर हल्ला मचा के ऐसे ऐसे करके निकल जाऊं, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, सीधी सी बात है ना। मैं इतनी कहते हैं ना कि बहुत ही शालीनता से आपको समझाने का जो प्रयास करता हूं, क्योंकि ये एनसीईआरटी है और इसे ऐसे ही पढ़ा जाता है, ध्यान देना, इसे ऐसे ही पढ़ा जाता है। बिना इसको आप अपने भाव में उतरे, बिना बच्चा बने आप इसे समझेंगे तो आप फिर वैसे ही रह जाएंगे जैसा आप पहले थे। तो इसे हमें भाव में उतरना होगा, हमें उस बचपने को जीना होगा जो एनसीईआरटी कहती है, और अपना जो ब्रेन है वो वर्तमान समय का लगाना होगा, प्रेजेंट टाइम का, है ना। तो दोनों स्थितियों के आधार पर हमें अपनी जो नोट्स की व्यवस्था है या नोट्स की जो तैयारी है ना, उन पर हम चर्चा करेंगे। और आपको बताऊं कि दोनों भाषाओं का मैं इस्तेमाल करूंगा, है ना। चलिए, कई बार बच्चे बड़े भावुक हो जाते हैं, ये शब्द मुझे बड़ा टीज किया कि अंग्रेजी का ई अक्षर भी इस्तेमाल नहीं होता है ना। जबकि आप देखें तो हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का परस्पर उपयोग करते हैं, है ना, कि हिंदी और इंग्लिश दोनों जो लैंग्वेज है वो रिस्पेक्टिवली यूज हो रही हैं इस क्लास में, है ना। तो अगर रिस्पेक्टिवली यूज हो रही हैं, वन टू वन यूज हो रही हैं, तो इस तरह की शब्दावलियों का मुझे लगता है कि इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना। तो उम्मीद है कि आप मुझे उस तरह के निर्णय की तरफ नहीं ले जाने देंगे, है ना। चलिए, ठीक है। हमने देखा कि कल सब्जियां हमारी सड़ गई थी, और ये जो खाना सड़ने से बदबू उत्पन्न हो रहा था, ये भी मामला बड़ा गड़बड़ सा था। आप भी कुछ ढूंढें और बताएं, यानी कि कुछ सर्च करें कि आपके आसपास इस तरह के सूक्ष्म जीवों का मामला क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। तो हमने कल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में समझा था कि आखिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं और किस आधार पर होते हैं, और कल इन सभी पांचों के बारे में जिक्र हमने कर लिया था कि वास्तव में बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरस, ये ऐसे पांच सूक्ष्म जीव हैं, 5 टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमें या तो फ्रेंड्स की तरह व्यवहार करेंगे, यानी कि बिहेव लाइक ए फ्रेंड एंड बिहेव लाइक ए फोए, यानी कि एक तरीके से दुश्मन, वही मतलब दुश्मन होता है। तो दोनों स्तर पर ये हमें प्रभाव डालेंगे। आइए एक एक करके इनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। लिखा गया है कि बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन्स बैक्टीरिया सिंगल सेल टाइप ऑफ द प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। These can be obtained from the soil, water and other type of the organism. Study of the bacteria called as a bacteriology, and bacteria also harm us and are also needed more in our life because medicine and industry, यानी कि जो अदर जो इंडस्ट्री है वो रन कर रही है बैक्टीरिया पर। एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट डिस्क्राइब द बैक्टीरिया व्हाइल लुई पास्चर बिलीव दैट बैक्टीरिया कैचेस डिजीज। तो ये 4 5 6 बातें यहाँ पर कही गई हैं जो कि बैक्टीरिया से संबंधित है, जिसको एनसीईआरटी की कॉपी में बिंदुवार दिया गया है। ध्यान देना, बैक्टीरिया मुख्य तौर पर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, है ना, बैक्टीरिया मुख्य तौर पर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मान के चलना कि एकल कोशिका वाले होते हैं। हमने जब सेल्स के बारे में बातचीत की तो देयर आर 2 टाइप ऑफ द सेल कॉल्ड एज ए यूनी सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनी सेलुलर में केवल एक कोशिका होती है, और जो मल्टी सेलुलर होते हैं उसमें
एक से ज्यादा, यानी कि मोर देन वन। तो जो मोर देन वन सेल है वही मल्टी सेलुलर के तौर पर जानी जाती हैं। तो इन्हीं पर हमें चर्चा करना है कि जो बैक्टीरिया है वो इतनी छोटी है कि इसको हमें, मैंने कल भी चर्चा की थी कि हमें एक तरीके से माइक्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी पड़ती है। या तो हम कोई आवर्धक लेंस लेते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास की चर्चा करते हैं, तो मैग्नीफाइंग ग्लास से हम उसे देखते हैं तब दिखता है, नेक्ड आइज इसे कभी भी देखने में योग्यता नहीं निर्धारित करने की, देखने की क्षमता हासिल नहीं होती है ना। इस बात को समझिएगा। तो यहाँ पर बिंदुवार फटाफट नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा। जो हिंदी में लिख रहे हैं वो हिंदी में लिखेंगे, और जो अंग्रेजी भाषा में लिख रहे हैं वो परस्पर अंग्रेजी भाषा में लिखेंगे। यही तो मैं करते आया हूँ शुरुआत से। इसके बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं घटी हैं कल या परसों या नरसों, या इस तरह का कोई फोन गया है, तो समझ लेना ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। ये बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि इससे और कोई विकल्प नहीं हो सकता बाइलिंगुअल बैच में। आप कहीं भी जाएंगे धरती के, मान के चलो कि किसी भी कोने पर जाएंगे, लाखों की बैच परचेज करेंगे, बाइलिंगुअल की अगर बैच होगी तो यही व्यवस्था रहेगी, इसके अलावा कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती। ये ऑलरेडी बहुत स्लो मोशन में चलने वाली बैच है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखिएगा। भविष्य में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं अपनानी चाहिए। हाँ, अगर इस तरह की कोई व्यवस्था आती है तो हम आपका एक तरीके से विवरण समझेंगे, आपसे पूछेंगे कि क्या मामला है। अगर आपकी नियति ही होगी इस तरह की व्यवस्था का एक तरीके से पटाक्षेप करना, इस तरह की बातें उठाना, तो हम आपको आपकी हाल पर छोड़ देंगे। अभी मैं इसलिए क्लास में बोला हूं कि मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ छात्र हों जिनको समझ में नहीं आया हो, तो उनको मैं फिर से बता दूं। ठीक है ना। चलिए, तो इसे हम बिंदुवार लिखेंगे। जो हमारी एनसीईआरटी कह रही है, एनसीईआरटी कह रही है, यही बार बार सवाल पूछता है कि बैक्टीरिया क्या है। तो बैक्टीरिया एकल कोशिका वाले यूकैरियोटिक नहीं, कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेगा, जीवाणु या बैक्टीरिया, जीवाणु या बैक्टीरिया एकल कोशिका वाले। यहाँ यही सवाल बार बार आता है, जीवाणु या बैक्टीरिया एकल कोशिका वाले, एकल कोशिका वाले प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक जीवधारी होते हैं। ठीक है ना। यहां पर क्या लिखा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कैसे है, सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिका होती है इनमें। दूसरी बड़ी बात, दिस कैन ऑब्टेन फ्रॉम सॉल वाटर एंड ऑर्गेनिज्म, यानी कि इन्हें हम कई जगहों से प्राप्त कर सकते हैं। लिखिएगा जीवाणु को, लिखिएगा जीवाणु को मिट्टी, मिट्टी, पानी तथा अन्य जीवों से भी प्राप्त किया जा सकता है, तथा अन्य जीवों, अब जीव छोटे भी हो सकते हैं और बड़े, से भी प्राप्त किया जा सकता है, से भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, प्राप्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट यहां पर नोट करेंगे वो ये है कि स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। बेसिकली देयर आर मेनी ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी, उसी में से एक ये भी ब्रांच है जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। मींस स्पेशली यहाँ पर केवल बैक्टीरिया का अध्ययन होगा और कुछ नहीं होगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा जीवाणुओं का अध्ययन, जीवाणुओं का अध्ययन, लिखिएगा जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है ना। दूसरी बड़ी बात, बैक्टीरिया आल्सो हार्म अस एंड आर आल्सो नीडेड मोर इन आवर लाइफ, यानी कि बैक्टीरिया हमें परेशान भी करते हैं और दूसरी बड़ी बात कि ये हमारे लिए जरूरी भी है। यानी कि चित्त भी तुम्हारी और पट्ट भी तुम्हारी, मतलब कि तुम ही, कहते हैं ना कई बार कुछ ऐसी गर्लफ्रेंड होती हैं जो, मतलब मान के चलना, या कुछ ऐसे बॉयफ्रेंड भी मिल जाते हैं जिनके बिना रहा भी नहीं जाता, और जो रहते हैं तो चरस बो देते हैं जिंदगी में। कुछ वैसी बैक्टीरिया है ना। कुछ ऐसे हैं कि रमेश तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठाए, अब जाओ मैं तुम्हें तलाक, मौखिक तलाक देती हूँ। ठीक है, तो वो कहानी है कि ऐसी स्थिति में छोड़ा भी ना जाए और तुम्हारे बिना रहा भी ना जाए, वही है बैक्टीरिया। तो लिखिएगा, लिखिएगा बैक्टीरिया हमें, बैक्टीरिया हमें नकारात्मक प्रभाव भी देता है, नकारात्मक प्रभाव भी देता है
तथा हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कई बार आवश्यक भी होता है, कई बार आवश्यक भी होता है, कई बार आवश्यक भी होता है, यानी कि चाहिए भी और नहीं भी चाहिए, चाहिए भी और नहीं भी चाहिए, दोनों बड़ी बातें हैं। और तीसरी बात यहां पर लिखा है, दो बड़े शानदार वैज्ञानिक हैं, और वो कौन कौन से हैं। हमने कहा कि आवश्यक क्यों होता है, उसकी चर्चा इसलिए कि मेडिसिन और जो इंडस्ट्री है उन सभी जगहों पर बैक्टीरिया का इस्तेमाल हो रहा है। जो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक थे, उन्होंने पहली बार बैक्टीरिया के बारे में बताया, तो लिखिएगा एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जीवाणु के बारे में बताया, पहली बार जीवाणु के बारे में बताया। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जीवाणुओं के बारे में बताया। और एक बड़े शानदार वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है लुई पास्चर, देखिएगा लुई पास्चर ने, लुई पास्चर ने यह माना, यह माना कि बैक्टीरिया बीमारी पैदा करते हैं। क्या करते हैं? बैक्टीरिया बीमारी उत्पन्न करते हैं। ये पहली बार ऐसा लगा, है ना, पहली बार ऐसा लगा कि लुई पास्चर को कि यार बैक्टीरिया बीमारी पैदा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ये चर्चा मैं तब करूंगा जब मैं कोशिकाएं के बारे में समझाऊंगा। अभी मोटा मोटा आप ये समझ लेना कि प्रोकैरियोटिक इज अ यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक इज अ मल्टीसेलुलर टाइप ऑफ द सेल। ओके, है ना। आइए बढ़ा जाए, लिखिएगा प्रोकैरियोटिक इज अ यूनिसेलुलर सेल एंड यूकैरियोटिक इज अ मल्टीसेलुलर टाइप ऑफ द सेल। गन्ने का कौन सा भाग खाया जाता है? गन्ने का जो तना है उसके रस निकलते हैं और उन्हीं रसों का सेवन करते हैं, बाकी और कोई हिस्सा गन्ने का खाया नहीं जाता। तो लिखिएगा स्टेम जूस, क्या लिखेंगे हम? स्टेम जूस, उसके तने का रस वही इस्तेमाल करते हैं, बाकी और कोई हिस्सा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक, तो ये बातें हो गई। इतनी ही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं एनसीईआरटी की पुस्तिका में, जो आपको समझना है किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में। अब सोचो कि कितने सारे प्रकार के बैक्टीरिया हमारे आसपास हैं, है ना। आप चित्र में देखिए तो आपको दिखेगा कि ये गोल आकार के बैक्टीरिया दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखिए तो ढेर सारे हिस्से में बड़े बड़े बैक्टीरिया हैं। ऐसे ही जब बॉडी में एंटर करते हैं तो एक जाएगा कोई बैक्टीरिया और धीरे धीरे वो मल्टीपल 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 होता होता अपना राज स्थापित कर देगा, है ना। यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो मल्टीपल होते हैं बॉडी के अंदर और बीमारी फैलाते हैं। आप एक देख रहे हैं, ये भी एकदम जैसे लकड़ी का डंडा है ना, वैसे छड़ के आकार का। यहां पर देख रहे हैं इस तरह से इनमें थोड़ा सा धागा वगा निकला हुआ है। तो आमतौर पर बैक्टीरिया के अपने अपने आकार होते हैं। एक सवाल आपसे मैं अगर करूं और मुझे लगता है कि इसका जवाब आपको देना चाहिए कि जो कर्ड बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि दही के जो बैक्टीरिया हैं या दही के जो जीवाणु हैं, वो कैसे हैं, उनका आकार कैसा है, गोल है कि लंबा है? देखो दुनिया को पता है कि व्हाट इज द लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस इज ए कर्ड टाइप ऑफ द बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस एक दही की बैक्टीरिया है, दुनिया को पता है। लेकिन अब सवाल यह है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्ड टाइप ऑफ द बैक्टीरिया। तो ये जो सवाल कभी आ गया तो एनसीईआरटी यही जवाब आपको देगी कि ये किस आकार का बैक्टीरिया है। लेकिन आज तो मैं नहीं बताने वाला। आज यही ढूंढिए और आप बताइए कि वो गोल है कि लंबा है कि छड़ाकार है। ठीक है, तो लिखिएगा बैक्टीरिया के आकार और लिखिए नंबर 1 कोकाई, लिखिएगा नंबर 1 कोकाई। कोकाई इसे बोलते हैं गोलाकार। क्या बोलेंगे? गोलाकार बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया गोल आकार के भी वो होते हैं। लिखिएगा गोलाकार बैक्टीरिया। नंबर 2 लिखिएगा बैसिलाई। क्या हो जाएगा? बैसिलाई। लिखिएगा बैसिलाई बैक्टीरिया, बैसिलाई बैक्टीरिया। और ये कौन से होते हैं? ये होते हैं छड़ाकार। कैसे होंगे? छड़ाकार, यानी कि छड़ के आकार में बैक्टीरिया। आप देख नहीं रहे हो, एकदम बिल्कुल छड़ के जैसे है, तो इनको हम बैसिलाई बोलेंगे। क्या बोल देंगे? वैसिलाई टाइप के बैक्टीरिया। तो लैक्टोबैसिलस पकड़ में आया? लैक्टो
बैसिलस, और बैसिलस मीन्स क्या हो जाएगा? बैसिलस मीन्स लाइक ए रॉड. देन यू कैन से the curd bacteria is a like a bacillus type of the bacteria, means like a rod type of the bacteria, not a cocci or not a other shape type of the bacteria. तो कैसा हो गया? गोल नहीं, बहुत मार मारेंगे. ठीक है, कैसे है ये? लंबे आकार के. नाम से क्लियर है ना, लैक्टोबैसिलस. क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस. यही है एनसीईआरटी. बहुत ज्यादा कह रही है धैर्य रखो अपने अंदर, और बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ हमें पढ़ो. जितना प्यार से मुझे पढ़ोगे उतना ज्ञान में तुम्हें दे करके जाऊंगी, और जितना हल्ला खल्ला करके पढ़ोगे, नेता बनने का प्रयास करोगे, कुछ ना बताऊंगी मैं. यही है एनसीईआरटी. मैंने अपने जीवन में कम से कम 12-13 सालों के इस पढ़ाने के अंतराल में कम से कम 70 के आसपास मैंने बैच पढ़ाए हैं एनसीईआरटी के, और 70 बार में पढ़ा हूंगा, सीधी सी बात है. 17 टाइम्स हमने इसको अध्ययन में शामिल किया है. आज भी मैं जब आपको पढ़ाने आता हूं तो मैं पढ़ करके आता हूं. इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे याद नहीं है, मुझे याद है, लेकिन जब जब मैं पढ़ता हूं तब तब उसमें नई नई बातें ऐसी निकल के आ जाती हैं कि वही किताब है, इतनी शानदार लिखी गई है. तो बस यही है. तो क्या हो जाएगा? बैसिलाई. तो क्या हो गया? लैक्टोबैसिलस. इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लिखिएगा. स्पाइरल आकार के कैसे होते हैं? स्पाइरल आकार के बैक्टीरिया होते हैं, है ना. ब्रिब्रियो आकार के कैसे होते हैं? ब्रिब्रियो आकार के बैक्टीरिया होते हैं. ठीक. तो ऐसे ढेर सारे आपको बैक्टीरिया दिखाई देंगे जो कि हमें हमारे आसपास क्या है, इस तरह के उदाहरण के तौर पर आते हैं. खैर, आगे बढ़ा जाए. इसको बना लीजिएगा, बस नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. एक बातें जो मैंने बताई हैं उसको दिमाग में रखना. तो कोकाई हो गए गोल, बैसिलस हो गए छड़ाकार, स्पाइरल मानी कि थोड़ा सा घूमता हुआ, और बिब्रियो मतलब हल्का सा गोल और लंबा मिक्सचर होता है, उसे बिब्रियो कहते हैं. तो इस तरह से आपके पास अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया का आकार हो गया, और इतनी ही समझ आपको होनी चाहिए. अब अगला जो टॉपिक है सूक्ष्म जीवों का. सर दोनों आकार के बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दे दीजिए. एनसीईआरटी नहीं कहती तो मैं काहे दे दूं, है ना. अब मुझसे ऐसी उम्मीद तो नहीं कर सकते हो ना. जो एनसीईआरटी कहेगी वही मैं बताऊंगा. उसके ऊपर एक मन किया तो बता दिया, ना मन किया तो ना. आवाज तो बिल्कुल ना बताएंगे, है ना. कल हो सकता उम्मीद करना बता दूंगा. चलिए, कोई मतलब नहीं है. जिसका एग्जाम्पल आवश्यक है वो मैंने दही वाला बता दिया, है ना. कोई मतलब को नहीं. अगर आपको लगता है तो मोबाइल से, फोन से सर्च कर लिया करो. आइए बढ़ते हैं. अब लिखा है, अगला है फंगस या कवक. लिखिएगा, फंगस या कवक. फंगस या कवक, इसे पॉइंट करते हैं और इसके बारे में समझते हैं. लिखा है कि फंगी आर ए सिंगल सेल. अरे वाह, ये भी पता चल गया कि फंगी क्या है? सिंगल सेल है, और आवश्यकता पड़ी तो मल्टी सेल है, यानी कि एकल और बहुल दोनों है. और कैसा है? नॉट ए प्रोकैरियोटिक, बट फंगी इज ए यूकैरियोटिक टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एंड आल्सो फंगी आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ द एनवायरमेंट, बट आर फाउंड मोस्ट or commonly in soil and plants. Fungi also causes disease in human such as name, ringworm, scabies and scabies दो बार लिख उठा है. मशरूम also a fungi which is used as a food. जो हम मशरूम हम खाते हैं वो एक तरीके से फंगी के लिए है, वो तो कवक ही है ना. तो उस पर आइए चर्चा करते हैं. अब इसको मैं हिंदी में समझाता हूं, है ना. एक बार इसको हिंदी में देख लिया जाए. कहानी क्या कही गई है? कहानी ये कही गई है कि जो कवक होते हैं, है ना, ये दो तरह के में आपको मिलेंगे. कैसे? कुछ कवक छोटे आकार के हैं. कैसे हैं? छोटे आकार के हैं. और जो छोटे आकार के कवक होते हैं इनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक. क्या बोलते हैं? इनको कहते हैं एकल कोशिका. क्या बोलेंगे? एकल कोशिका वाले कवक कहा जाता है. और कुछ कवक जो होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं, यानी कि दोनों आकार के आपको कवक दिखाई देंगे. और जो कवक बड़े आकार के हैं इन्हें कहा जाता है बहुल कोशिका. क्या कहा जाएगा? बहुल या मल्टीपल कोशिका वाले कवक. ठीक है, क्या बोलेंगे? बहुल कोशिका या मल्टीपल सेल वाले कवक कहेंगे. ठीक है. अब इन सभी कोशिकाओं के साथ साथ ये किस तरह की कोशिका होंगे? तो सभी तरह के कवक आएंगे यूकैरियोट में. किस में आएंगे? यूकैरियोट कोशिका में आएंगे. तो ये भी बहुत ज्यादा मायनेपूर्ण है. तो कि लिखेगा कवक एकल कोशिका और बहुल कोशिका वाले यूकैरियोट जीव होते हैं. अब आप आज अगर यूकैरियोट नहीं समझ पा रहे हैं
तो जब हम कोशिका के बारे में जिक्र करेंगे तो हम आपको ये बात जरूर बताएंगे। तो लिखिएगा, कवक छोटे आकार के और बड़े आकार के दोनों होते हैं। और छोटे आकार के कवक यानी कि जो स्मॉल साइज टाइप ऑफ द फंगी है कॉल्ड एज सिंगल सेल, एंड वीक साइज ऑफ द फंगी कॉल्ड एज अ मल्टी सेल्ड, बट बोथ आर यूकैरियोटिक, बोथ आर यूकैरियोटिक, यानी कि दोनों के दोनों कैसे जीव हैं, यूकैरियोटिक जीव होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब बड़े आकार के, विकसित कोशिकाएं इनमें होती हैं, यानी कि डेवलप्ड एक तरीके से कोशिकाएं इनमें पाई जाती हैं। अब ध्यान देना, जो फंगी होते हैं कहाँ मिलते हैं, दूसरी बड़ी बात, तो इन्हें हम या तो पेड़ पौधों से प्राप्त करेंगे, प्लांट के ऊपर जमे होंगे, या तो इन्हें हम मिट्टी से प्राप्त करेंगे, या तो जो मॉइस्चर एरिया है ना, वहां पर हम इन्हें प्राप्त करेंगे। तो लिखिएगा, लिखिए कवक, कवक किसी भी वातावरण में रहते हैं, किसी भी वातावरण में रह सकते हैं, किसी भी वातावरण में रह सकते हैं। हालांकि मिट्टी और पेड़ पौधों के साथ, मिट्टी व पेड़ पौधों के साथ इन्हें प्राप्त करते हैं, इन्हें प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके अलावा फंगी आल्सो केजेस डिजीज इन ह्यूमन, है ना। तो अगला पॉइंट लिखिए, कवक, कवक मनुष्यों में बीमारी उत्पन्न करते हैं, मनुष्यों में बीमारी उत्पन्न करते हैं, बीमारी उत्पन्न करते हैं। और कौन कौन सी करेंगे, ध्यान रखिएगा, एक है रिंग वार्म, क्या बोलते हैं, रिंग वार्म, इसे कहा जाता है दाद, क्या बोलेंगे, दाद। और दूसरा क्या है, खाज, खाज मतलब खुजली, इसे क्या बोलेंगे, दाद, खाज या खुजली के तौर पर जानेंगे। इसके अलावा दमा या आस्थमा की एक बीमारी होती है, दमा या आस्थमा, है ना, तो इसे भी ये कवक उत्पन्न करते हैं। और यही नहीं, आपने जाना कि ये सर यू कैन नॉट लिसन एवरीवन, बट आई एम आल्सो इंग्लिश मीडियम, नो प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक। अरे ठीक है, धन्यवाद। आपके एक फोन से हमारे सेहत को कोई फर्क थोड़ी पड़ जाता है, पर मुझे दुख इसलिए हुआ कि मैं जब दोनों व्यवस्थाएं अपना रहा हूं और परस्पर काम कर रहा हूं, है ना, तो ऐसी स्थिति में आपकी तरफ से कोई फोन नहीं जाना चाहिए था, या वहां से मुझे कॉल नहीं आनी चाहिए थी। ये दोनों मुझे एक तरीके से हतोत्साहित किए, कारण कि वाकई में मैं ईमानदारी से काम कर रहा था और कर रहा हूं, करता रहूंगा, ये भी सच्चाई है, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। लेकिन आप में ही बहुत से ऐसे छात्र हैं जो वाकई में मेरे लिए ही एडमिशन लिए हैं, यही सच्चाई है। तो कई बार ऐसा होता है कि दो चार पांच छात्र मिल करके ऐसी भूमिका में आ जाते हैं, परंतु मैं एक भी नहीं चाहता कि कोई भी मुझसे नाराज हो। मेरा उद्देश्य है कि अगर मुझे कोई पढ़ने आया है तो मुझे पढ़े, और यदि किसी तरीके से वो दिग्भ्रमित हो रहा है तो बड़ी शानदार बात है ना कि अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट, तो थोड़ी चोट लगानी आवश्यक है। और अंतरात्मा से तो मैं आपका बहुत ज्यादा बड़ा शुभचिंतक हूँ, और अभी आप बच्चे हो, बहुत बच्चे हो, है ना। तो कहते हैं कि कई सारी अवस्थाएं होती हैं। संस्कृत में एक बड़ा शानदार श्लोक है कि प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, और तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यते। तो जिन जिन अवस्थाओं से आप गुजर रहे हैं, उन उन अवस्थाओं का सकारात्मक और सही दिशा में, और एक जो थॉट है ब्रेन का, उसका इस्तेमाल करें। और हमेशा इस व्यवस्था को ध्यान में रखें कि हमारा मूल उद्देश्य क्या है। तो जो मूल उद्देश्य है, हाँ इसके बीच एक ही है, वो दो बार लिख उठा है ना। तो जो हमारा मूल उद्देश्य है वो है केवल सीखना, और सीखने के तरीके को हमें देखना है। तो हमारी जो अवस्थाएं हैं वो विद्या अर्जन और धनार्जन के बीच की चल रही हैं, है ना, कि प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम। और ऐसी स्थिति में हम किसी और रास्ते की तरफ चल रहे हैं, तो किसी और रास्ते की तरफ नहीं जाना, बल्कि हमें यहीं पर रहना है। मैं रोज आपको ये बताता हूँ कि किताबें पढ़कर आइए, टॉपिक टू टॉपिक पढ़कर आइए। मैं दावा और वादा दोनों तरफ से कर सकता हूं, यानी कि फुली कॉन्फिडेंट टाइप की हम बात कर सकते हैं कि आप में से 50% ऐसे छात्र हैं जो बिना टॉपिक पढ़े आए हैं, और यही छात्र अंततः मुश्किल में पड़ते हैं।
और जो टॉपिक पढ़ करके आता है और जो वाकई में सीरियस है वो कभी मुश्किल में नहीं पड़ता है ना। चलिए, तो लिखिएगा, कवक मनुष्यों में बीमारी उत्पन्न करते हैं। कौन कौन सी? रिंगवार्म और आस्थमा और दांत खाद खुजली जो भी आ गया वो सारी की सारी है। लेकिन ध्यान देना, कवक हम खाते भी हैं, और क्या है वो? मशरूम। तो लिखिएगा मशरूम, अगला पॉइंट इसी में डाल दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा मशरूम। देखिए, मशरूम भी कवक है, मशरूम भी कवक है जिसका हम सेवन करते हैं। सेवन मतलब भोजन में शामिल करते हैं, है ना, जिसका हम सेवन करते हैं और भोजन में शामिल करते हैं। ठीक, चलिए, बहुत अच्छी बात है, 50% लोग तो पढ़ के आते ही हैं। लिखिएगा मशरूम भी कवक है जिसका हम भोजन में, जिसे हम भोजन में शामिल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब कवकों को पढ़ते हुए हमें 2 3 4 नाम मिलते हैं, और ये इतने शानदार नाम हैं जो यूपीएससी के हिसाब से सवाल खड़े करते हैं या स्टेट पीसीएस के हिसाब से सवाल खड़े करते हैं। जैसे एक बड़ा शानदार सा कवक आपने कभी सुना होगा, इसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम है? पेनिसिलियम नोटेटम। ये एक फंगस है, और ये आज के दौर में इसका इस्तेमाल हम मेडिसिन में कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? दवाओं में कर रहे हैं। और कौन सी दवाएं? तो जवाब हो जाएगा, इसके जरिए दुनिया की पहली 1926-27 के दौरान वर्ल्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक, क्या वर्ल्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई गई। देखिएगा, दुनिया की पहली प्रतिजैविक या दुनिया की पहली एंटीबायोटिक का विकास किया गया, या दुनिया की पहली प्रतिजैविक, दुनिया की पहली प्रतिजैविक का विकास किया गया। किससे? पेनिसिलियम नोटेटम से, है ना। एक और यहां पर है एस्परजिलस फंगस। क्या है? एस्परजिलस फंगस है। इसका भी इस्तेमाल करके हम दवाओं का ही विकास करें, क्या करें? दवाओं का निर्माण करते हैं, है ना। एक और कवक नीचे लिखी गई है, बड़ी फेमस सी है, वो है राइजोपस फंगस। क्या है? राइजोपस फंगस है। और ये कहाँ होती है? तो जो आपने बूझो का ब्रेड देखा था ना, बूझो का जो ब्रेड था उसमें आपने देखा होगा एक ब्लैक कलर का फंगस आ गया था। जो ब्लैक कलर का फंगस था वही मुख्य तौर पर कहलाता है ब्रेड मोल्ड। क्या कहलाता है? ब्रेड मोल्ड कहलाते हैं। ये अंग्रेजी में ही है भैया, जो अंग्रेजी वाले हैं, ये मोल्ड और ब्रेड अंग्रेजी भाषा का शब्द है, आपको बस कन्वर्ट कर लेना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक बड़े शानदार व्यक्ति थे, उन्होंने ही, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक बड़े शानदार व्यक्ति थे, इन्होंने ही ये बात बताई। और क्या बताया? कि भाई दुनिया की पहली एंटीबायोटिक कौन सी है? पेनिसिलिन है। नाम यहां पर आप चाहें तो लिख सकते हैं, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। क्या है? पेनिसिलिन। और इसी को हमने जाना पेनिसिलियम नोटेटम टाइप ऑफ द फंगस। तो यहां पर 3 स्पेशल कवकों के बारे में एनसीईआरटी जिक्र कर रही है, और उन्हीं को आपको समझना है। पहला पेनिसिलियम नोटेटम के बारे में, दूसरा एस्परजिलस फंगस के बारे में, और तीसरा राइजोपस फंगस के बारे में। और सर ये तीनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम है? हाँ, दोनों सेम है। जो हिंदी वाले हैं वो ऐसे हिंदी में लिख लेंगे, पेनिसिलियम नोटेटम ऐसे लिखा जाएगा, है ना। ऑलरेडी अंग्रेजी का ही तो मसला है सारा, ये हिंदी में कुछ है ही नहीं। लेकिन अब दुर्भाग्य है, सौभाग्य है, जो भी है, हिंदी में पढ़ना है, अंग्रेजी में पढ़ना ही है, दोनों बातें करनी है। तो लिखिएगा ऐसे, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम। क्या हो जाएगा? पेनिसिलियम नोटेटम, ऐसे लिखना है आपको, है ना। जैसे वहां पे लिखा है एस्परजिलस, तो आपको एस्परजिलस कर देना है। और दूसरी बड़ी बात, राइजोपस फंगस, तो राइजोपस फंगस की हम बात करते हैं। तो इस तरह के नाम हमें मिल जाते हैं। राइजोपस फंगस जो है ये ब्रेड के ऊपर, ब्रेड मोल्ड के तौर पर रोटी खराब कर देता है, ब्रेड खराब कर देता है, मतलब ये सारे फंगस हैं। अब आइए, उम्मीद है इसे नोट कर लिया होगा आपने। अगला जो टॉपिक है वो है प्रोटोजोआ के बारे में। ये प्रोटोजोआ क्या होते हैं? आपने 2 बड़ी बीमारियों के बारे में सुना होगा, एक तो मलेरिया और एक पायरिया। पायरिया किसी के दांत के ऊपर होता है, मसूड़ों में, है ना। आपने देखा होगा कि जो कैविटीज लग जाती हैं, बड़ा गंदा सा दुर्गंध, ईश्वर ना करें कभी आपको किसी पायरिएटेड यानी पायरिया वाले व्यक्ति का किस करना पड़ जाए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीवन में। मान के चलो कि ऐसा किस से अच्छा ना ही मिले तो बेहतर है ना। पायरिया अगर दांतों में हुआ है और कोई बगल में आके बोल दिया कि और रमेश कैसे हो, तो लगता है कि पूरा शाम बर्बाद गई हमारी। क्यों?
क्योंकि इतनी भयानक दुर्गंध होती है मुंह से। कुछ ऐसे मनुष्य आपके आसपास दिखाई दे जाएंगे जो अगर ना ही बोलें तो अच्छी बात है, भैया बोलो मत, चुपचाप बैठे रहो, जो कहना है इशारे से कह दो, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो 3 लाख से 4 लाख बैक्टीरिया का आदान प्रदान हम ड्यूरिंग किस करते हैं, है ना। तो ऐसी हालात में अगर कोई ऐसा किस वाला किसैला इंसान मिल गया जो ऑलरेडी दांतों में विषैला लेके चल रहा है, तो ऐसे किसैले से अच्छा, ऐसे विषैले और इस ऐसे किसैले से अच्छा है कि भैया हम सूखे रहेंगे, कोई किस ना करेंगे, है ना। तो ये जो प्रोटोजोआ होते हैं ये हमारे दांतों से लेकर के, यानी कि ह्यूमन टीथ से लेकर के, और हमारी बॉडी तक यानी कि ह्यूमन ब्लड तक हर जगह फैले हुए हैं, और वेरियस टाइप ऑफ द डिडीज कैजेस करते हैं, यानी कि बहुत प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में फैलाने का काम करते हैं। तो ऐसे किसैलों से और ऐसे दंतैले विषैलों से थोड़ा सावधान रहना है। इसका जो शानदार तरीका है वो यही है कि हम अपने दांतों को साफ रखें और प्रोटोजोआ से बचें। प्रोटोजोआ एक परजीवी होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म आकार के होते हैं, यानी एकल कोशिका वाले हैं, यूनी सेलुलर सेल के जीवधारी होते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है कि ये यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दे आर क्लासिफाइड इनटू पैरासिटिक्स, यानी कि ये परजीवी होते हैं। मेजर एग्जांपल ऑफ द पैरासाइट यानी कि प्रोटोजोआ इज अमीबा, पैरामीशियम, है ना, ट्रेपनोसोमा एंड यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ट्रेपनोसोना एंड यूग्लिना एंड प्लाज्मोडियम। डायरिया एंड मलेरिया आर caused by the protozoa. Diarrhea and malaria is the very common type of disease, है ना, caused by the protozoa। ये बात आपको भली भांति पहले से भी पता होगी, यही सारी बातें पहले एनसीईआरटी में नोट करते हैं तो कुछ और बातें समझते हैं। लिखिए नंबर 1, देखिए नंबर 1 प्रोटोजोआ, देखिएगा प्रोटोजोआ एकल कोशिका वाले जीवधारी हैं, एकल कोशिका वाले जीवधारी हैं, कोशिका वाले जीवधारी हैं। और नंबर 2 लिखेगा इन्हें इन्हें परजीवी कहा जाता है। परजीवी मतलब ऐसे जीवधारी या पैरासिट मीन्स ऐसे टाइप ऑफ द लिविंग थिंग्स जो अदर होस्ट पर डिपेंड होते हैं, यानी डिपेंड ऑन अदर होस्ट, जो किसी और जीवों पर डिपेंड होंगे, है ना। अपना भोजन खुद नहीं बनाएंगे, किसी का खा के नहीं जिंदा रहेंगे, वही परजीवी होते हैं, है ना। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। लिखिएगा इन्हें परजीवी कहा जाता है, इन्हें परजीवी कहा जाता है। तीसरी बड़ी बात है कि कई उदाहरण है, लिखिए परजीवी इनके, लिखिए प्रोटोजोआ के कई उदाहरण होते हैं। प्रोटोजोआ के कई उदाहरण हैं, कई उदाहरण हैं, कौन कौन से हैं उन पर नजर डालते हैं। लिखा 1 अमीबा, ये अमीबा वही है जिसका कोई आकार नहीं है ना। दूसरा कौन सा है, पैरामीशियम, चप्पल वाला देखा होगा ना, पैरामीशियम, इसे बोलते हैं चप्पल वाला जीव, जैसे चप्पल होता है वैसा इनका आकार होता है। दूसरी बड़ी बात कि इसे एक और है युगलीना, क्या नाम है, युगलीना। एक और एग्जाम्पल बड़ा फेमस है वो है ट्रिपनोसोमा, क्या नाम है, ट्रिपनोसोमा, ट्रिपनोसोमा एक बीमारी होती है ट्रिपनोसोमाइसिस इससे। और एक और है प्लाज्मोडियम, आपको याद है ना, प्लाज्मोडियम का नाम सुनते ही एक बीमारी का बड़ा फेमस नाम याद आता है, इसका नाम है मलेरिया। तो ये तमाम ऐसे हमारे पास नाम हैं जो प्रोटोजोआ होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटोजोआ। तो इसे पॉइंट कर लीजिएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल बीमारियां हैं जैसे डायरिया, मलेरिया, है ना। तो मैं और कुछ बढ़ा दे रहा हूं, देखिएगा पायरिया, पायरिया, जितनी भी रिया है ना वो सारी यहीं पर मौजूद हैं। डायरिया, मलेरिया, ठीक है ना, पायरिया, डायरिया, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है, मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है ना। तो ये भी अपनी कॉपी में इसे जगह दे दीजिएगा कि क्यों ऐसी बीमारी हो रही है। तो सारी की सारी जो रिया है वो प्रोटोजोआ में है, और वो चाहे पायरिया हो या डायरिया हो या मलेरिया हो, है। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर रिया का मतलब मैं किसी भी व्यक्तिगत मामले में नहीं कह रहा हूँ, लास्ट में लिखा इसलिए कह रहा हूँ, है ना। चलिए अब प्रोटोजोआ को समझ करके अगला जो हमारे पास चित्र दिखेगा वो आपको कई सारे प्रोटोजोआ के चित्र दिखाई दे जाएंगे। जैसे मान के चलो ये है डिडिनम, क्या है, ये डिडिनम प्रोटोजोआ है।
आप इसे देखेंगे तो पैरामीशियम प्रोटोजोआ है, चप्पल की तरह दिख रहा है। आप चाहें तो चित्र भी बना सकते हैं या उसके आकार के बारे में समझ सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर देखिए सेंटोर प्रोटोजोआ है, इसके अलावा डिप्लोगिया प्रोटोजोआ है। यहाँ पर देखिएगा ये ट्रिप्नोसोमा है, क्या है, ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ है। ये आपका यूग्लिना, ये किसका चित्र है, ये यूग्लिना का चित्र है। और ये वाला जो है ये अमीबा है, ये तो बेचारा बहुत दुनिया में सबसे कोई अस्थिर अगर है तो यही है, कल को कहीं और है, परसों को कोई और आकार है, नरसों कोई और आकार है, अलग अलग आकार है ना, और अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। तो आप इस तरह के सूक्ष्म जीवों को समझ रहे हैं। ये सूक्ष्म जीव पॉजिटिव भी है हमारे लिए और ये सूक्ष्म जीव नेगेटिव भी है हमारे लिए, ठीक है ना। प्लाज्मा अच्छा होता है या बुरा, प्लाज्मा कहाँ आपको याद आ रहा है इसमें, है ना। अब प्लाज्मा अगर रक्त के संदर्भ में है तो बड़ा ही अच्छा है, और अगर अवस्था के संदर्भ में तो भी अच्छा ही है, बुरा कहाँ है, कुछ भी बुरा नहीं होता है ना। आगे बढ़ा जाए। अब दूसरा जो हमारे पास सूक्ष्म जीव है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि कक्षा 8 की पुस्तक में लिखा गया है वो है एलिगा या शैवाल। लिखिएगा अगला नाम, अपनी कॉपी में फटाफट नोट करते रहिए, ये है शैवाल। आइए शैवालों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कुछ बातें दर्शाई गई हैं, उनको एक बार देखा जाए अंग्रेजी भाषा में। लिखिएगा, यहाँ पर लिखा है कि एलिगा इज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मीन्स यहाँ पर यह ध्यान देना है कि मोर देन वन सेल प्रेजेंट इन एलिगा, hence you can say that Eliga is a multicellular type of the organism, and then these are the placed in category of plant, means you can say that the Eliga is like a plant. Eliga has a cell wall, and due to due to the presence of cell wall, Eliga is placed in the category of the plant. Okay, these are the found in sea water and fresh water and the moist place. Sea and normal water means fresh water, and sea water and moist place, ये सारी जगह ये प्राप्त होते हैं। They contain chlorophyll, and when presence of the chlorophyll, then Eliga make a food on process, means the process called as the photosynthesis. The study of the Eliga called as the phycology, and also with the name of the Eliga, Eligology. Some Eliga are several meters along. तो इस तरह की बातें एनसीईआरटी कह रही है, इसको हम बहुत शानदार तरीके से एक बार हिंदी में समझते हैं। इनका यह कहना है कि जो शैवाल है वो कई कोशिकाओं वाला जीवधारी है, यानी बड़ा सा है वो। लिखिए पहला बिंदु, शैवाल का आकार बड़ा होता है, शैवाल का आकार बड़ा होता है, इसीलिए यह बहुल कोशिका है। क्या है, इसीलिए यह बहुल कोशिका, कैसी कोशिका है, बहुल कोशिका है। और ध्यान दीजिएगा, जब ये बहुल कोशिका होगी तो इसे हम कहेंगे यूकैरियोट। क्या बोल देंगे, यूकैरियोट टाइप का जीव कह देंगे, या यूकैरियोटिक जीवधारी के तौर पर जानेंगे। ठीक है। दूसरी बड़ी बात जो आपको समझनी है वो ये है कि इन्हें हम पादप में, क्या लिखिएगा, ये पादप की श्रेणी में आते हैं। शैवाल किस में आएंगे, पादप की श्रेणी में आएंगे। आप अगर शैवाल को नहीं समझ पा रहे हैं तो बड़ी नॉर्मल भाषा में ये समझिएगा कि जो काई है ना, आप एक चित्र को ध्यान देना, ये चित्र आपको दिख रहा है, तालाब कभी देखा होगा, बहुत रुका हुआ पानी है ना, बहुत ज्यादा, तो उसके तालाब के ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर होती है। तो यही ग्रीन कलर की जो लेयर है, इसी को हम एलिगा कहते हैं या इसी को हम शैवाल कहते हैं। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि छत पर जिस तरफ से बारिश का पानी टपक रहा होता है वहां भी हरे हरे कलर के ये लेयर आ जाते हैं। बेसिकली दीज लेयर कॉल्ड एज द एलिगा, है ना। तो आप चाहे तालाब के ऊपर देखें या कभी छत के बगल से जहां पर पानी का रिसाव हो रहा है वहां देखें, तो ये जो लेयर बन रही है इसी को ही हम कह रहे हैं। क्या, तो जवाब हो जाएगा कि ये एलिगा है, ये शैवाल है, और उन्हीं के बारे में जिक्र हो रहा है जो हमारा एनसीईआरटी शानदार तरीके से आपको बता रहा है। तो आइए लौट आते हैं। ठीक, क्या लिखा कि इसे हम पादप की श्रेणी में रखते हैं, यानी कि एक प्रकार का ये शैवाल जो है वो पादप है। ये भी कहा जा रहा है कि इसे हम कहाँ कहाँ प्राप्त करेंगे, तो आप इसे मीठे पानी में भी प्राप्त कर सकते हैं, और मीठे पानी के साथ साथ आप इसे समुद्री जल से भी प्राप्त कर सकते हैं, और न केवल समुद्री जल से बल्कि आप इसे नमी वाले स्थान से, कहाँ पर, नमी वाले स्थान में भी प्राप्त कर सकते हैं। इन जगहों पर इन्हें आप
प्राप्त करेंगे। तो मीठे पानी में, समुद्री जल में और नमी वाले स्थान से यह प्राप्त होते हैं। लगभग लगभग आप इसे शानदार तरीके से जानते भी हैं। और इसमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए प्रकाश, हालांकि सारे नहीं कर पाते हैं, कुछ ही कर पाते हैं। लिखिएगा कुछ, ऐसा लिखिएगा कुछ, सारे नहीं। कुछ शैवाल में क्लोरोफिल होता है, कुछ शैवाल में क्लोरोफिल होता है, कुछ शैवाल में क्लोरोफिल होता है, इसीलिए यह अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इसीलिए यह अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। यह अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। दूसरी बड़ी बात कि सम एलिगा आर सेवरल टाइप ऑफ द मीटर, यानी कि अच्छा यहाँ पे लिखा है कि इनका अध्ययन फाइकोलॉजी या इनका अध्ययन एलिगोलॉजी कहलाता है। तो अगला पॉइंट लिखिएगा कि इनके अध्ययन को हम कहते हैं फाइकोलॉजी। ये तो आप बहुत पहले से जानते भी होंगे। इनके अध्ययन को फाइकोलॉजी या एलिगोलॉजी, क्या बोलेंगे, फाइकोलॉजी या एलिगोलॉजी कहा जाता है। और एक और बड़ी बात, यह कई मीटर लंबे भी हो सकते हैं। कई मीटर, यानी छोटे ही नहीं होते। इनकी लंबाई मान के चलना कि कालीन जैसी हो सकती है, एक दो कालीन जितने लंबे हो सकते हैं। क्योंकि ये तालाब में मान के चलो मोटे मोटे आकार के हो गए तो लंबा सा एरिया कवर कर लेते हैं। और ऐसे तालाब में जहां पर रुका हुआ पानी, जहां पर इस तरह के लंबे आकार के एलिगा आ गए हैं, अब उसे हम एलिगा ब्लूम कहते हैं। हालांकि ये बहुत टेक्निकल मसला है, यहाँ पर मैं नहीं जाऊंगा। तो किसी तालाब में एलिगा का आना अच्छी बात नहीं होती है, वो तालाब के इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं, है ना। और तालाब के बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को खत्म कर देते हैं, उसको बढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा, उसकी जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको खा लेते हैं। तो इसीलिए अगर किसी जगहों पर प्रदूषण हो रहा है ना, किसी पानी में जो म्यूनिसपालिटी के पानी की तरफ का बहाव हो रहा है, तो ऐसे तालाब में, ऐसे झीलों में एलिगा के पनपने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, है ना। तो उसी को यानी कि हम ये कह सकते हैं किसी पाउंड में बहुत ज़्यादा संख्या में एलिगा का जन्म लेना, है ना, कहलाएगा एलिगा ब्लूम। कहलाएगा एलिगा ब्लूम। हिंदी में कहते हैं शैवाल अपस्फोटन। बहुत ज़्यादा शैवाल ही शैवाल हो गए। जैसे मान के चलो जलकुंभी को लेकर के बड़ा सवाल उठता रहता है कि जलकुंभी अच्छी बात थोड़ी है, जलकुंभी का होना बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं मानी जाती है। तो यही सारी बातें हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। सर बीओडी एक बार समझा दीजिए। सारी बातें एक साथ कैसे समझा सकता हूँ, कभी मौका मिलेगा, दस्तूर होगा तो पक्का समझाएंगे। अभी ऐसे मान के चलो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, पनिया के अंदर हुआ भैया, जो जानवर लोग होते हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। और जो जानवर मांगेगा ऑक्सीजन कि हमें 2 किलो ऑक्सीजन दे दो, तो उसी कहेंगे ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है। तो पानी के भीतर ऑक्सीजन की सप्लाई और ऑक्सीजन की डिमांड को ही हम नापते हैं जैविक ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बस इतनी सी कहानी है, बाकी सारी कहानी थोड़ा विस्तार से हम लोग जब कभी मौका मिलेगा तो हम समझाएंगे। अभी तो यही मसला है ना जिसको हम आपको बता रहे हैं, इसे बिंदुवार नोट कर लीजिएगा। साइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कितने मीटर है, कई मीटर लंबे होते हैं। तो आइए बढ़ा जाए। तो शैवाल के बारे में आपने समझ लिया, ये शैवाल कौन सी चीजें हैं, किस आधार पर है। मैं वो प्रयास कर रहा हूँ कि जो कोई नया छात्र होगा, कुछ ऐसे छात्र इसमें हो सकते हैं जो क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, उनकी भी मंशा है कि यूपीएससी की तरफ एक बार लाइए, जोर आजमाइश की जाए। ये उनके लिए भी बहुत शानदार है ना। तो मान के चलो कि काफ़ी कुछ बेहतरीन है। और ऐसे छात्र जो बहुत सीनियर हैं, अपने आप में 1-2 एग्जाम दे भी चुके हैं, फिर भी नहीं निकल रहा है, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। बहुत सी ऐसी माइन्यूट चीज़ें, बहुत सी ऐसी माइक्रो लेवल की इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल रही है कि जो आपको नहीं पता है। और यही वजह है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा अब, ठीक है। और यही कारण है कि हम लोग मान के चलो कि पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला है वायरस या विषाणु। वायरस या विषाणु, ठीक। आइए नजर डालते हैं। ये वायरस और विषाणु का जो मसला है, उससे पहले मैं आपको एक चित्र के जरिए कुछ समझा दूं, फिर आप इसे लिखने की कोशिश करिएगा। जब हम वायरस या विषाणु की चर्चा या परिचर्चा करते हैं तो ध्यान दिया करिए कि वायरस है क्या, या वायरस की जो डिजाइन बनती है वो कैसे बनती है। क्योंकि हम इस इरा से गुजर रहे हैं, ये ऐसी इरा है
किसको बोलते हैं? कोविड-19। क्या बोलते हैं? कोविड-19 का इरा है ये। अभी भी कोरोना वायरस कहीं गया नहीं है, बल्कि अगल बगल हमारे घूम रहा है, नए नए स्वरूपों में घूम रहा है, यानी कि नए नए वेरिएंट में आना आना आता रहता है। चाइना की तरफ हम देखते हैं भाई कोई नया तो नहीं छोड़ रहे हो, तो चलता है कि वहीं नई बीमारी आ गई, घबराहट हमें यहाँ हो जाती है। तो कोविड-19 या कोई भी वायरस है ना, किसी भी तरह का वायरस है, उसकी जो स्ट्रक्चर है ना, या उसकी जो संरचना होती है उसको थोड़ा सा समझना। इसकी संरचना कुछ इस तरह से, ऐसे। अब देखो भाई, जो संरचना बनाएंगे ना वो संरचना होगी, ये हिंदी इंग्लिश नहीं होता। इस चित्र को आप चाहे हिंदी में बना लो, इस चित्र को चाहे आप इंग्लिश में बना लो, है ना, कोई भी स्ट्रक्चर ना तो हिंदी को रिप्रेजेंट करेगा और ना इंग्लिश में। तो ये जाके फोन मत कर देना कि ये तो चित्र वह हिंदी में बनाते हैं मास्टर, अंग्रेजी में चित्र बनाते ही नहीं। ठीक है। चलिए, तो ये जो आपको वायरस दिख रहा है, इसकी ये लेयर है, क्या बोलते हैं इसको? इसे हम बोलते हैं आउटर लेयर। क्या बोलेंगे? आउटर लेयर के तौर पर जानेंगे, या इसे हम कहते हैं बाह्य बाह्य आवरण। क्या कहते हैं? बाह्य आवरण के तौर पर जानेंगे। और ये जो बाह्य आवरण है ये बना होता है वसा का। किसका? वसा का बना होता है, ध्यान देना, वसा या फैट का। इसके अंदर में दो चीजें आपको मिलेंगी। क्या क्या? एक तो डीएनए और दूसरा आरएनए। क्या मिल जाएगा? डीएनए और आरएनए। ये डीएनए है और ये सिंगल स्ट्रैंड जो होता है वो आरएनए होता है। डीएनए में दो कड़ी होती है और आरएनए में एक कड़ी होती है, ध्यान देना। ये जो डीएनए और आरएनए है इनको कहा जाता है जेनेटिक मटेरियल। क्या बोलेंगे? जेनेटिक मटेरियल के तौर पर जानेंगे, है ना, आनुवांशिक पदार्थ। क्या कहा जाएगा? आनुवांशिक पदार्थ के तौर पर जानेंगे। ठीक। तो किसी भी वायरस की जो संरचना अपनी कॉपी में आपको बनाना है, कुछ ऐसा ही बनाना है कि वायरस के ऊपर एक खोल है, वायरस के ऊपर एक खोल है, वो खोल किसकी बनी है? घी की बनी है, यानी कि वसा की बनी है। और उसके अंदर में दो ठो और भाई साहब बैठे हैं, एक तो डीएनए महाराज और दूसरे आरएनए महाराज। अब ध्यान देना, कई बार वायरस अगर थोड़ा बहुत साज सज्जा करने की कोशिश करेगा तो ये एक ठो ऐसे ऐसे डंडा लगा के आएगा और ऐसे ऐसे इसमें स्पाइक निकले रहेंगे। क्या निकले रहेंगे? स्पाइक बोलते हैं इसको। तो अगर ये कोई बढ़िया जानदार शानदार वायरस अगर आ रहा है तो इस तरह के स्पाइक लेकर के आएगा और इसे कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। क्या कहा जाएगा? स्पाइक प्रोटीन। लिखिएगा, स्पाइक प्रोटीन, या हिंदी में भी यही लिखिएगा आप, स्पाइक प्रोटीन। ठीक है। तो किसी वायरस की जो व्यक्तिगत पहचान है वो कुछ ऐसी ही है ना। किसी वायरस की जो व्यक्तिगत पहचान है वो ऐसी ही है जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक खोल जो कि किसकी बनी है? वसा की। अंदर में क्या होगा? डीएनए या आरएनए, या दोनों, या एक। और उसके ऊपर अगर वायरस की इच्छा कही कि लाओ कुछ सजावट कर लेते हैं, तो एक सजावट होगी। और सजावट किसकी होगी? जवाब होगा प्रोटीन की। तो कोई वायरस किससे से बना है? तो किसी भी तरह का अगर वायरस है या विषाणु है ना, तो किससे बना है? तो कोई वायरस या विषाणु बना हुआ है डीएनए या आरएनए प्लस प्रोटीन और प्लस फैट। क्या है? यही कहानी है। ये चित्र बनाइए, फिर इसके बाद हम इनकी जो और ज्यादा खासियतें हैं, इनके बारे में जो और समझ है उनको समझने का प्रयत्न करते हैं या प्रयास करते हैं, है ना। इसे पॉइंट कर देना। केजीएस यूजर करें आरने को क्या कहते हैं यहाँ? भैया केजीएस अगर इतने बचपना में जी रहे हो तो जाके थोड़ा अभी दुकान से टॉफी बिस्कुट खरीदो, तो खाओ पियो मस्त मौज करो। उसके बाद थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लेना, कक्षा 8 5 तक, तो फिर यहाँ पढ़ने आना भैया, है ना। आरएनए का फुल फॉर्म अगर नहीं पता है तो गांव में फिर आपकी उम्र है टॉफी बिस्कुट खरीदने की, जाओ खरीदो, है ना।
और खाओ पियो। एक ठो नल आती है, फोफी नलकी आती है, ऐसे फोफी में लगा लो, ऐसे खाया करो। इसी की उम्र है आपकी। आगे बढ़ा जाए तो इसके बारे में जानते हैं। लिखा है कि वायरस इज एक्सट्रीमली माइक्रोस्कोपिक एंड आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। लिखा है कि वायरस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे हैं, एक्सट्रीमली माइक्रोस्कोपिक है एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे आर कंसीडर्ड टू बी द लिंक बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। इसके अलावा द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस is outermost from made of the fat and protein and inside, while DNA and RNA is founded in the form of the genetic material. COVID यानी cold, influenza, COVID-19, Ebola, निपाह वायरस और most of the cough, ध्यान दीजिएगा, निपाह वायरस, most of the cough catched by the virus, jaundice and dengue and measles, jaundice, dengue और measles also catched by the virus। तो हम कह सकते हैं वायरस बहुत छोटका टाइप का जीवधारी है जो कि और सूक्ष्म जीवों से बड़का अलग है। तो यहां पर पॉइंट कर दीजिएगा, लिखिएगा वायरस या विषाणु, लिखिए वायरस अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म जीव है जो कि जब तक बाहर है, जब तक बाहर है निर्जीव होता है। कैसा होगा? निर्जीव होता है तथा जीवधारी के शरीर में प्रवेश करने के बाद, जीवधारी की शरीर में प्रवेश करने के बाद, शरीर में प्रवेश करने के बाद, प्रवेश करने के बाद, ध्यान दीजिएगा, जीवधारी के शरीर में प्रवेश करने के बाद सजीव हो जाता है। ये तो बड़ा जादूगर है। क्या हो जाएगा? सजीव हो जाएगा। मतलब मान के चलना कि जो मैं आपको चर्चा कर रहा हूं ये है कि ये रमेश है ना, ये रमेश है और एक चेयर रखी है। क्या रखी है? कुर्सी रखी हुई है। अब मान के चलो इसी चेयर कुर्सी पर एक वायरस है। क्या है? यहां पर एक वायरस है। जब तक ये वायरस चेयर पर है तब तक कैसा है ये? तब तक ये निर्जीव है। क्या है? निर्जीव है। मान के चलो कि ये वायरस अब रमेश के मुंह में घुस गया। कहाँ गया? बॉडी में आ गया और आ गया पेटवा में। तो अब ये कैसा हो गया? अब ये सजीव हो गया। क्या हो गया? सजीव हो गया। इसलिए इसे हम कहते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। क्या कहा जाता है? सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। क्या बोलेंगे? चैन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, चैन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहेंगे। तो जब तक उस कुर्सिया पे बैठा था ऐसे कि कोई तो मुझे बुला ले, ओ ला ले, तो ये कह रहा है इस तरह से। और जब कह रहा है कि कोई आ गया करके, अब मैं जिंदा हो गया। और जैसे ही जाएगा, इसके पास होती है फोटोकॉपी मशीन, तत्काल क्या करेगा? खट 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 खट, इतने भाई पैदा करेगा अपने, इतने भाई पैदा करेगा कि जब तक हम संभलेंगे तब तक ये अपना साम्राज्य पैदा कर चुका होगा। और हर कोशिका को, हर कोशिका को क्या करेगा? कहेगा औकात में रहना, मैं आ गया हूं, जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना है, इस इंसान का कहना नहीं मानना। और यही वजह है कि वायरस पर विजय नहीं है, क्योंकि वायरस बहुत तेज गति से फोटोकॉपी कर करके अपना भाई पैदा कर देगा। ठीक, बात क्लियर आ रही है? आगे बढ़ा जाए। यहां तक समझ में आ रहा है ना? आप कहते थे कि आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आरएनए नहीं बता रहे हो। हाँ, इतने भी छोटे बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं ना कि उसको आरएनए बताना पड़े। समझ गए ना? इनको थोड़ा ब्लॉक करे तो तत्काल, ये जो लिख के गए हैं इनको तुरंत हटाओ यहाँ से। हाँ हाँ, इनको ठीक। आप केवल पढ़ने पर ध्यान दीजिए, इतने छोटे बच्चे हो आप। ठीक। अक्सर मैं क्लास में किसी को ब्लॉक नहीं करवाता, लेकिन अब क्या ही करें, है ना, बहस का मुद्दा ही आपने बड़ा बुरा छोड़ दिया। हाँ,
चलिए, कैंसर वायरस से नहीं होता, कैंसर तो अलग मसला है। बढ़ा जाए, चलिए आप लिखिएगा, लिखिए वायरस, वायरस बाह्य रूप में, बाह्य रूप में वसा व प्रोटीन के बने होते हैं, वसा व प्रोटीन के बने होते हैं, वसा व प्रोटीन के बने होते हैं, तथा तथा इनमें इनमें डीएनए व आरएनए, डीएनए व आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के तौर पर, डीएनए व आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के तौर पर पाया जाता है, के रूप में पाया जाता है। तो क्या मिला, डीएनए और आरएनए आनुवांशिक रूप में या आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। इसके बाद लिखिएगा, देखिए वायरस कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है, कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है, जैसे कोविड-19, निपाह, इबोला, ये सब नई बीमारियां हैं। इबोला, सार्स, मार्स, जीका, ठीक है, सार्स, मार्स, जीका, डेंगू। लिखिएगा, वायरस कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है, सार्स, मार्स, डीका, सॉरी जीका और डेंगू। ठीक है, इसके अलावा लिखिए ज्वाइंटिस यानी कि पीलिया और मीजल्स, ये कई ऐसी बीमारियां हैं जिनको, देखो अभी हम लोग एक लिस्ट पढ़ेंगे आगे चल करके, बीमारियों की बड़ी लिस्ट सी है कि कौन सी बीमारी किससे होती है, लेकिन आप मान के चलना कि अभी के लिए इतना समझिएगा। सार्स को बोलते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और मर्स को बोलते हैं मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। कोविड-19 को हम बोलते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोव 2, है ना, ये कोव 1 है। हाँ, जुकाम भी वायरस ही होता है ना, फ्लू कर देना, फ्लू, फ्लू या जुकाम, ये सारे के सारे वायरस जनित समस्याएं ही हैं, और वायरस में कभी भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। ये बात आपको समझनी होगी कि जब किसी को वायरस से संबंधित समस्या हो, वायरस जनित समस्या हो, तो ऐसी स्थिति में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। यहां तक पॉइंट आउट हो गया सारी बातें, आगे बढ़ा जाए, एक बार बताना फिर आगे बढ़ लेते हैं। अब अगर पूछा जाए या मन में सवाल आए कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, इनका हैबिटाट क्या है, तो इनका जो हैबिटाट है वो एक बड़ी शानदार की सी कहावत है कि जहां न पहुंचा कभी, यानी जहां न पहुंचा रवि वहां पहुंचा कभी, और जहां कभी भी नहीं पहुंच पाएगा वहां होगा वायरस। क्या होगा, वायरस। मैं एक मोटा मोटा आंकड़ा आपको बता रहा हूं, बाकी जो बातें लिखी गई हैं वो तो लिखी गई हैं, जो एनसीईआरटी कह रहा है वो कहेगा ही। देखो भाई, बीमारी के चक्कर में भी मत पड़ना, बीमारी को लेके अलग टॉपिक है, हम बीमार क्यों होते हैं इसके बाद ही टॉपिक है, हम बीमार क्यों होते हैं, है ना, वाई डू बी फॉल इल, तो उस वाले टॉपिक में प्रॉस्पर तरीके से सभी तरह की बीमारियों का कवरेज है, तो उसके लिए घबराइए नहीं, अभी आप एक सीरियल वे में एनसीईआरटी पढ़िए। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि यत्र तत्र सर्वत्र, है ना, यहां वहां जहां, हर जगह वायरस आपको मिलते हैं, यानी इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर, समुद्र में, ठीक है ना, और समुद्र के साथ साथ नदी में, नदी के साथ साथ तालाब में, है ना, अब पानी का जितना भी क्षेत्र है, या हवा में, कहां पर, हवा में, ध्यान देना,
ज्वालामुखी के मुहाने पर, कहाँ, ज्वालामुखी वेल्केनो का जो बिल्कुल शीर्ष एरिया है वहां पर, ज्वालामुखी के मुहाने पर, ध्यान देना, दलदल में, कहां पर, दलदल में, और ध्यान देना अंतरिक्ष में, कहां पर, अंतरिक्ष में। तो शायद ही कोई ऐसी, एक और ध्यान देना, अ, लिखिएगा, गर्म पानी में, है ना, ठंडे पानी में, ठंडे पानी में, ग्लेशियर में, कहां पर, ग्लेशियर में। तो शायद ही ऐसी कोई जगह बच रही है। और देखो, मानव के पेट में, कहां पर, मानव के पेट में, जानवर के पेट में, या शरीर में, कहां पर, शरीर में। तो शायद ही ऐसी कोई जगह आप बताना मुझे ढूंढ करके। ज्वालामुखी तो इतना गर्म होता है, हाँ, तो ज्वालामुखी गर्म होता है तो उसका ज्वालामुखी ठंडा भी तो होता है ना। हमने कहाँ कहा कि जागृत ज्वालामुखी में से, कहा क्या, हाँ स्पेस में भी है। हमने कभी कहा कि जागृत ज्वालामुखी, हमने कह दिया ना ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी सुसुप्त भी तो होती है ना। तो इस बात को समझना। मुहाना मतलब जो वेलकैनो का एपिकल पार्ट होता है उसको हम मुहाना कहते हैं, ऊपर एकदम। हाँ, डेजर्ट, हाँ नहीं लिखा, लिख देते हैं, लिखिए मरुस्थल, मरुस्थल। और कोई जगह बताना जरा, पहाड़, पर्वत, पठार, यहीं कहीं ये भी लिख दो भाई, पहाड़ या पर्वत, हालांकि ग्लेशियर हो ही गया है, पठार, मिट्टी हो गया, पृथ्वी हो ही गया, तो पृथ्वी का मतलब ही है कि इसमें आल आ जाएंगे, सभी आ ही जाएंगे। और कोई सोचो, लैपटॉप में, हाँ लैपटॉप में भी मिलेगा, है ना। तो जहां जहां इन्हें पाओगे, जहां जहां जाइएगा, यही गाना गाते रहते हैं कि जहां जाइएगा मुझे पाइएगा, क्यों दूर भागते हो, आओ न बैठे पास में और करें दो चार बातें। लेकिन जब बातचीत करोगे तो इनको साथ लेके आओगे, और जब साथ लेकर के आओगे तो ये आपको बीमार कर देंगे। और बीमार ही नहीं करेंगे, चालों को और बीमार करेंगे। तो इन पे आइए एक बार नजर डाल लेते हैं। हार्ट वाटर में भी वायरस मर जाता है? नहीं भाई, बहुत सारे वायरस हार्ट वाटर में जिंदा रहते हैं। जो बता रहे हैं उसको सुनो। अब यहाँ पे लिखा गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एवरी इन्वायरमेंट फ्रॉम कोल्ड एंड स्नो एरिया एंड हीट एंड हॉट सोर्सेस। एनसीईआरटी कह रही है चिल्ला चिल्ला के कि कहाँ कहाँ पर, कोल्ड और स्नो एरिया में, जहाँ पर ठंडा है, जहाँ पर बर्फबारी होती वहां भी होंगे ये। और ना ही केवल हीट बल्कि हॉट एरिया में भी होंगे ये। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल इन डेजर्ट, कहाँ होंगे, डेजर्ट में। और मार्सली, मार्सली मतलब होता है, मार्सी मतलब दलदल, क्या होगा, दलदल में भी होंगे। इसके अलावा ये इनसाइड द बॉडी ऑफ द ह्यूमन, मानव के शरीर के अंदर भी ये होंगे। इसके अलावा लिखा है एनिमल एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द बॉडी। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट, कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म खुद पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पर, अदर पर, और इन्हें हम कहते हैं पैरासाइट्स। क्या बोलेंगे, परजीवी। अभी चर्चा हुई थी हमारी आपकी, क्या कहा गया हमने, पैरासाइट। while some microorganism live in इंडिपेंडेंट, जबकि कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म स्वतंत्र होते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, कुछ जैसे कि अमीबा अकेले रह सकता है, लेकिन कुछ जैसे कि फंगस और बैक्टीरिया ये समूह में कैसे होते हैं, समूह में। तो बस इसे पॉइंट आउट कर लीजिएगा। लिखिए, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव ठंडा गर्म क्षेत्र, मरुस्थल, मरुस्थल, है ना। इसके अलावा दलदल, दलदल, और कहा, मनुष्य के शरीर के बाहर और अंदर, मनुष्य के शरीर के बाहर और अंदर, बाहर व अंदर, ज्वालामुखी का मुहाना, ज्वालामुखी का मुहाना, ठीक है ना, मुहाना आदि जगहों पर पाए जाते हैं, आदि जगहों पर पाए जाते हैं। दूसरा लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिए, अमीबा अकेले रहता है, अमीबा अकेले रहता है, अमीबा अकेले रहता है, जबकि, जबकि लिखिएगा, कवक और बैक्टीरिया, क्या, कवक व बैक्टीरिया समूह में रहते हैं, कवक व बैक्टीरिया
समूह में रहते हैं। कहाँ रहेंगे? समूह में, ये बात ध्यान दीजिएगा। कवक व बैक्टीरिया समूह में रहते हैं। अमीबा अकेले रहता है और कवक और बैक्टीरिया समूह में रहते हैं। इसके बाद लिखिएगा, ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीव जो दूसरों पर निर्भर होते हैं उन्हें हम परजीवी या पैरासिटिक कहते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं उन्हें परजीवी या पैरासिटिक कहते हैं, है ना? क्या बोलेंगे? परजीवी या पैरासिटिक। लिखा गया, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आर कॉल्ड एज द पैरासिटिक। उन्हें परजीवी या पैरासिटिक कहते हैं। देखिएगा, उन्हें परजीवी या पैरासिटिक कहते हैं। उन्हें परजीवी या पैरासिटिक कहते हैं। ठीक है ना? तो ये आज का जो कार्यक्रम था ये रहा। उम्मीद है आज के कार्यक्रम में आपको बातें हिंदी में भी और आपको बातें अंग्रेजी में भी, है ना, तथा कथित और आवश्यक अंग्रेजी में भी समझ में आई होंगी, है ना? उम्मीद है कि मैंने अंग्रेजी का ई अक्षर इस्तेमाल किया है, ऐसा मैं व्यक्तिगत मानता हूं और आपके सामूहिक तौर पर भी मानता हूं कि अंग्रेजी का उपयोग हुआ है और शानदार हुआ है, पर्याप्त हुआ है ना? तो स्पाइक प्रोटीन किसको कहते हैं? प्रोटीन का निकला हुआ कांटेदार हिस्सा स्पाइक प्रोटीन कहलाता है ना? तो कल की जो क्लास है वो इसके आगे से चलेगी और आगे से चलने का तात्पर्य है कि इंसान के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कब अच्छे होते हैं और इंसान के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कब बुरे होते हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। और कल, हालांकि रविवार है, कल तो हम आपके साथ मुलाकात करेंगे नहीं, परसों से हम आपके साथ मुलाकात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से पढ़ते रहिए, है ना? डेंगू मॉस्किटो बाइट से होता है, अच्छी बात है, लेकिन रीजन जो है वायरस होता है ना, रीजन वायरस का होता है। वो तो केवल वाहक है ना, जो एडीज एजिप्टी मच्छर है वो केवल वाहक है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए और एकमात्र रीजन है मुस्कुराने का, वो आप हैं। अपने ऊपर भरोसा बना करके रखिए, है ना? क्योंकि ये बहुत शानदार बात है कि आपका जो भरोसा है या जो आपके लिए एक तरीके से तैयारी का दौर है वो बहुत ज़्यादा मायनेपूर्ण है। अगर आप अपने भरोसों के साथ बात करेंगे या अपनी जो तैयारी का दौर उसे कमज़ोर करेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे, है ना? और शायद पीछे होना या पीछे रहना आपसे बनता नहीं है ना? कोई पीछे रहना चाहता है तो बात ध्यान दीजिएगा कि तानों की भट्ठी पर तानों की भट्ठी पर पकने वाला कभी राख नहीं बनता। तानों की भट्ठी पर पकने वाला कभी राख नहीं बनता, वो सीधे सोना बनकर निकलता है। तो ये सच्चाई है, सोना बनिए, निकलिए। बाकी सोमवार को मुलाकात करते हैं। नोट्स बनाते रहिए और अच्छे तरीके से सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।